डिजिटल दौर में आकर आप लेखक गांव की बात कर रहे हैं और लेखन पे आप बच्चों को लाने की बात कर रहे हैं, तो इस देश में लेखक का कोई सम्मान नहीं है। तो उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी थी कि यदि उनके शिवा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो मैं फांस खा दूंगी। आता है पौड़ी जनपद से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और हमारे प्रदेश के खुद 5 मुख्यमंत्री जो हैं वो पौड़ी से ही रहे हैं, आप भी उनमें एक हैं। 100 से अधिक किताबें मेरी हैं। लता जी ने बहुत गुनगुनाया है मेरे गीतों को, जिसमें चाहे वो जापान में मुझे सम्मान मिला हो, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ बुला करके मुझे सम्मानित किया हो, चाहे मॉरिशस के राष्ट्रपति ने अपने देश में बुला के मेरे को सम्मानित किया हो। निशंक तुमको दुर्मन से लड़ना पड़ेगा, अविरल ही निज दिन तो जलना पड़ेगा, पर जल जल के तुमको नया एक इतिहास रचना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड के विकास में जो आपका लेखक गांव में क्या भूमिका निभाने वाला है? वो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी पुस्तकालय में 10 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी, और जब पूरी दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था तब तक्षशिला और नालंदा ही विश्वविद्यालय होते थे। जब पूरी दुनिया के लोग, तो पूरी दुनिया गंगा के लिए तरसती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वर्ग से भी धरती का पहला स्पर्श माँ गंगा ने इस देवभूमि में किया है। अब वो आपके कोटद्वार के पास कण्वाश्रम है। तो फिर लेखक गांव का अगर आप परिकल्पना आपकी जो थी वो पौड़ी में जाकर भी तो आप बना सकते थे, फिर पौड़ी या अपने गृह जनपद को ना चुनकर आपने देहरादून में चुना, इसके पीछे क्या कारण था? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी काम किया, तो पूरा प्रदेश मेरा एक है। केवल भाषण देने से, केवल बड़ी बड़ी बातों को करने से और केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा। अपने आप रहते हैं दिल्ली में जी, रहते हैं देहरादून में, रहते हैं मुंबई में, लेकिन बोलते पलायन हो रहा है। ये उत्तराखंड सामान्य नहीं है, ये देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है, यहाँ के लोग बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं हमारे शो में हैं, हमारे उत्तराखंड के एक अति विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, मेरे साथ है। काफ़ी लोग आप में से उन्हें जानते हैं, उत्तराखंड वासी तो सब जानते ही हैं। एक स्कूल टीचर यानी कि एक शिशु मंदिर के एक अध्यापक से लेकर और एक प्रदेश के मुखिया बनने तक का सफर कितना इंस्पायरिंग होगा, आज हम जानेंगे उन्हीं के द्वारा। सेंट्रल में आप मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़ा लंबा आपका सामाजिक जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को तो क्लू मिल ही गया होगा। फिर भी आइए मिलते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, इतनी इंस्पायरिंग आपकी जो जर्नी रही है, तो थोड़ा सा कैसे आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक का जो आज तक का आपका जीवन है, संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बताइए। किस सफ़र की बात करना चाहेंगी? मेरे 2 सफ़र हैं। सर, मेरा राजनीतिक है और लेखक भी आप दूसरा इतना मेरा अच्छे साहित्य का है। जी। तो राजनीतिक सफ़र की यदि बात करें तो उत्तराखंड का जो ये आंदोलन था, वहाँ से हम लोग जुड़े और इसमें एक छाया प्रदेश उत्तरांचल प्रदेश के नाम से बनाया था, और तब मैं भारतीय जनता पार्टी के उस छाया प्रदेश के प्रवक्ता के नाते काम करता था। उत्तर प्रदेश में रहते हुए ये क्षेत्र था जब, और फिर 90 के दशक में 90-91 में अटल जी ने बुलाया और मुझे राजनीति में आने के लिए मुझे प्रेरित नहीं बल्कि बाध्य किया कि नहीं, मेरे समझाने के बाद भी कि मेरी रुचि भी नहीं थी, न तो रुचि है न परिस्थितियाँ हैं। जब मनस्थिति और परिस्थिति नहीं होती है तब कोई काम किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता आदमी। तो मेरी न मनस्थिति थी न परिस्थिति थी, तो भी अटल जी का बहुत मन था, क्योंकि वो जब उत्तराखंड के प्रवास पर आए थे तब एज एक पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। तो पूरे हिमालय के भ्रमण पर जब उनसे समय समय पर चर्चा होती रहती थी, तो तभी से उनके मन में ये आया था कि उत्तराखंड को अलग राज्य की ज़रूरत है, और क्यों ज़रूरत है ये सब वो महसूस करते थे।
तो इसलिए 90-91 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का था, होली की नहीं, ये थी मेरा बहुत मन है और बहुत सारी बातें आपकी मैंने सुन ली। यदि मेरी भी बात को मान सकते हो तो वो चुनाव लड़ना है तो मुझे 91 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो यदि देखेंगे तो हाँ, वहाँ से मेरा सीधा राजनीतिक सफर शुरू होता है। फिर 3 बार लगातार डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी होते थे जो उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में होते थे, पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे वो। बहुत ही अच्छे लेखक, संस्कृति पर उनका बहुत काम था डॉक्टर नौटियाल जी का। संयोग से उन्हीं के सामने जो है मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और 3 बार मैं उन्हीं के साथ लड़ के उत्तर प्रदेश में विधानसभा में गया। फिर कल्याण सिंह जी के साथ मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा और जब राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो मैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री के नाते आई। फिर जब राज्य बन गया तो यहाँ पर वित्त सहित लगभग 13-14 विभाग मेरे पास थे। फिर 2007 में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भाषा मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। फिर 2009 में मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। फिर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया था भारतीय जनता पार्टी का 2012 में। हाँ, फिर विधानसभा का चुनाव डोईवाला से मैं जीता था। पहले मैं कर्णप्रयाग से होता था, फिर मैं उधर थलीसैंण फिर मैं डोईवाला से विधानसभा जीता। 2014 का जो चुनाव हुआ तो मैंने फिर मेरे से अपेक्षा की गई कि हरिद्वार से मुझको चुनाव लड़ना है MP का, लोकसभा का। तो मैंने फिर विधानसभा से इस्तीफा दे करके मैं 2014 में, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इस समय ज़रूरत है एक सीट की, तो क्या मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। और मेरे संगठन ने मुझसे यह अपेक्षा की कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की वो सीट थी हरिद्वार। हाँ जी। तो हरिद्वार सीट से वो केंद्र में मंत्री भी रहे और फिर इधर मुख्यमंत्री हो गए और उनकी सीट थी तो थोड़ा सा कठिन तो था ही। हरिद्वार का जो सामाजिक ताना बाना है और जो सामाजिक समीकरण है वो बीजेपी के लिए अनुरूप नहीं थे। तो मेरे से कहा गया रिस्क ले सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि पार्टी ने मुझे यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी दी तो वो रिस्क की कोई बात नहीं है। पार्टी का आदेश में इस्तीफा देकर मैंने चुनाव लड़ा और मुझे ये अच्छा लगा कि 2.5 लाख मतों से हारी हुई सीट को मैं लगभग 2-2.5 लाख मतों से जीत कह रहे थे। फिर 2014 में मैं कई आश्वासन समिति सहित पार्लियामेंट के कई समितियों का अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में रहा। और फिर 2019 में दोबारा जब हरिद्वार से मैं फिर जीत करके गया लाखों मतों से, तब मुझे भारत के शिक्षा मंत्री होने का सौभाग्य मिला। जब भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 जी, तो ये इस पर काम चल रहा था। तो मेरे लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश को लगभग 165 वर्षों के बाद, लॉर्ड मैकाले के बाद भारत की अपनी शिक्षा नीति बननी थी। और क्योंकि देश विश्वगुरु रहा है, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश में रहे, जब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था। तो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार विचार सभी कुछ तो लोग यहाँ से सीखते थे। तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि दुनिया को दिशा निर्देश देने वाला देश अब गुलामी की जंजीरों से हटा है, तो अब उसका जो खोया हुआ सम्मान है, जो उसकी गौरवशाली गाथा है, जो इतिहास है, उसको कैसे पुनर्स्थापित करेंगे। तो वो शिक्षा के ही माध्यम से होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि NEP 2020 हमने कोरोना काल में उसको बनाया
दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श रहा ये NEP 2020। शायद अभी तक धरती पर इतना विमर्श किसी नीति पर कभी नहीं हुआ होगा। तो उसी का परिणाम था कि पूरे देश ने जब 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसको पास किया, तो पूरे देश ने इसको स्वीकारा। वो चाहे किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो, नहीं थी तो, चाहे वो तमिलनाडु हो, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, पूरे देश ने एक साथ उसको स्वीकार किया और उसको हमने लागू किया। तो मुझे लगता है कि आ, राजनीतिक एक लंबे उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, जो जिम्मेदारियां मिली हैं, कोशिश की है कि उन जिम्मेदारियों को अच्छे से हम निभा सकें। तो काफ़ी लंबी आपकी जो है वो तो जर्नी है और हम तो बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं। बहुत छोटे थे जब आप श्रीनगर कंट्राट के पास ही है, तो हम लोग भी वहीं से थे। तो एक हमारे लिए तो आप आइडल रहे हैं हमेशा। तो सर जैसे आज जो हम बैठे हैं लेखक गाँव में हैं, तो कैसे विचार आया आपको? क्योंकि आप साहित्य का जो आप कह रहे थे कि उसका सफ़र, तो उसकी सफ़र की हम यहाँ से बात करें कि जो लेखक गाँव आपने ये जो बनाया है और बहुत खूबसूरत है, जैसा मैंने अभी तक इसको विज़िट किया है, बहुत विज़न के साथ आपने इसको बनाया है। तो कैसे कॉन्सेप्ट आया इसका? अभी आप श्रीनगर की बात कर रही थी, तो शायद श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही आपकी आ, शिक्षा भी हुई है। मुझे ये भी संतोष है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक होता था, तब मैंने ईसी का चुनाव लड़ा अध्यापकों के बीच, अच्छा। और मैं ईसी का सदस्य रहा गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और आज वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है। श्रीनगर ने भी बहुत सारी प्रतिभाओं को दिया है देश को। आप इस लेखक गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये तो सच तो यह है कि इस लेखक गांव का जो जन्म हुआ है वो अटल जी की पीड़ा से हुआ है। अटल जी ने जब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मुझे बुलाया और मेरी तमाम इनकार करने के बाद भी जिसमें ये भी था मेरा कि मेरे लेखन से रुचि है, मैं राजनीति में जाऊंगा तो फिर मेरी ये सब चीज़ें गतिविधियां बाधित होंगी, मैं वो नहीं कर सकता। मेरे लिए लेखन, मेरे लिए मेरे जीवन का पहला मिशन है। तो तब अटल जी ने मुझसे कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारा ये मिशन न रुके, और मैं कैसे करके उसको जिंदा रख सकता हूँ, मेरी ये कोशिश होगी। तो क्या होता था कि अटल जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत, और इतना छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते थे कि जब उनके मन में आ गया कि ये इसलिए भी बचना चाहता है राजनीति में आने से, और जब मैं राजनीति में आ ही गया और उनके आशीर्वाद से मैं पहली बार में मैं जीत करके आया। और उसमें भी संयोग ये था कि जो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी थे, वो मेरी अपनी भाभी, सगी भाभी, जो मेरे ही साथ रहते हैं, हमारे उनके सगे मामा जी, उन्हीं के साथ, उन्हीं के घर पर रह करके वो पढ़ी लिखी। तो मेरे सामने बहुत संकट था। फिर मेरी माँ ने जब पता चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ शिवानंद जी के खिलाफ, तो उनको तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी थी कि यदि उनके शिवा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो मैं फांस खा दूंगी। तब लोगों ने उनको समझाया था कि वो छोटा बच्चा है, अटल जी ने जबरदस्ती उठाया है, और वो केवल उपस्थिति के लिए है। तो मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने उस समय लोगों को ये समझाया कि अपना वोट खराब मत करना, रमेश को मत देना, शिवानंद जी को ही देना, क्योंकि वो अटल जी ने केवल उठाया है। तो मुझे लगता है शायद देश में बहुत कम अ, ऐसे अवसर होंगे जब परिवार के ही लोग आपके सामने खड़े रहते हैं विरोध के लिए कि नहीं, ये गलत है। खैर, जब मैं जीत के आया है तो मुझे खुशी तो जितनी थी वो थी, लेकिन मुझे ज़्यादा ये डर था मेरी माँ क्या करने वाली होगी। तो मैं 6 महीने तक तो गाँव में नहीं गया था। तो अटल जी के मन में एक बात जो बैठी हुई थी कि लिखने से नहीं ये हटेगा, और मैंने ये कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि उससे तुम विमुख ना हो।
राजनीति में रहते हुए भी, तो मुझे जब भी टेलीफ़ोन करते थे, सबसे पहले ये पूछते थे, "क्या लिखा? अच्छा कहानी? किस चीज़ पे लिखी?" बोलने, "कविता लिखी, स्पीच ये लिखा।" "किस चीज़ पे? सुनाओ।" तो उनके मन में अ, कहानी लिखी है, उपन्यास का क्या प्लॉट है? मतलब इतने व्यस्त होते हुए भी महीने 2 महीने में उनका ये करना, फ़ोन आना, तो उनकी उस डर ने मुझको कि अगला यदि अटल जी का फ़ोन आने वाला होगा या किसी मीटिंग में वो मुझे मिलने वाले होंगे, तो सबसे पहले ये पूछेंगे इस बीच लिखा क्या? तो उनकी उसने मुझे हमेशा अ, लिखने के प्रति बिल्कुल जागरूक ही नहीं रखा, बल्कि मुझे ये बार-बार ये महसूस हुआ कि अटल जी फिर कहेंगे कि तुमको तो लिखने के लिए कहा था, फिर जो है क्यों लिखना छोड़ दिया? तो उस डर ने मुझे लगातार और लगातार उनकी प्रेरणा से मैं लिखता रहा हूँ। तो मैंने कविताएँ, मेरे गीत, मेरी कहानी, मेरे उपन्यास, मेरे यात्रा वृत्तांत लिखे। 100 से अधिक किताबें मेरी हैं। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिस पर लगभग 25 पीएचडी लगभग शोध अवार्ड हो चुके हैं हो चुकी। और 4-5 डिलीट हो रहे हैं। तो देश और दुनिया में दुनिया के कई देशों में पाठ्यक्रमों में है, देश में भी है। मेरे गीत 1983 से देश के लगभग सभी आकाशवाणी केंद्रों से गाए जाते हैं और रवीन जैन जी ने भी मेरे गीतों को गाया है। लता जी ने बहुत गुनगुनाया है मेरे गीतों को। तो सौभाग्य से मेरा राजनीतिक जो यात्रा है वो जहाँ एक छोर पर रहती हूँ, वहाँ दूसरी छोर पर मेरे साथी से जुड़ी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। हाँ, जिसमें चाहे वो जापान में मुझे सम्मान मिला हो, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी हम बुला करके मुझे सम्मानित किया हो, चाहे मॉरिशस के राष्ट्रपति ने अपने देश में बुला के मेरे को सम्मानित किया हो, चाहे युगांडा के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में बुला करके सम्मानित किया हो। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ बुला करके मेरे साहित्य का सम्मान किया और मुझे बुला करके आ, वो साहित्य का और गौरव बढ़ाया। तो साहित्यिक यात्रा में ये सुलेखा गाँव है जब अटल जी आ, बार-बार चर्चा करते थे और एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जब उनके आँखों में आँसू डब-डब आए थे और उनकी जैसे आपको मालूम है कि वो अचानक खो जाते थे। कभी उनको कुछ नई चीज़ बोलनी होती तो शांत होते थे, अगले लोगों को लगता था पता नहीं क्या बम्बाट होने वाला है। तो उन्होंने उस दिन जो है अचानक बोले कि नहीं, इस देश में लेखक का कोई सम्मान नहीं है। श्याम नारायण पांडे और निराला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी जो जीवन के अंतिम क्षण में इनकी पशुओं से भी बदतर मौत हुई और कोई देखने वाला नहीं था, दवाई नहीं थी, तन पर कपड़ा नहीं पहनने के लिए पर्याप्त था, खाने के लिए भी तरसते थे। तो क्या कभी इस दिशा में कोई सोचेगा? तो उनको बहुत गहरी पीड़ा थी उनकी ये। उनका वो क्षण जो है मुझे 1 मिनट भी जो है स्मृत नहीं होता। मेरे मन मस्तिष्क में वो लगातार अ अ, कौंधता रहा है। अ, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये चाहे एक ही कदम सही, लेकिन अटल जी की उस पीड़ा को ज़मीन मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने इस लेखक गाँव के बारे में थोड़ा-सा विचार किया। हमारे मित्रों ने सोचा कुछ तो शुरू हो। कितना होता है वो भविष्य पर निर्भर है, लेकिन जितना हम एक कदम तो चल सकते हैं, आधा कदम ही सही, लेकिन चलें तो। केवल चिंता ना करें, केवल चर्चा ना करें, केवल बोले नहीं, बल्कि उसको ज़मीन पर खड़े होकर के चलना शुरू करें। तो उनकी पीड़ा से ये फिर लेखक गाँव स्थापित हुआ है। हमारे मन में ये आया कि यदि शीर्षतम ऐसे देश के लेखक जिन्होंने अपना पूरा जीवन निर्माण में समर्पित किया है और तिल-तिल खपा करके अपनी निर्माणशाला में राष्ट्र को और मानवता को सँजोया है। ऐसे जो श्रेष्ठतम लेखक यदि
जीवन के अंतिम क्षण में वो दर-दर भटकते नज़र आते हैं, तो उनको लगेगा कि यदि कोई नहीं है, तो फिर ये लेखा काम उनका है। वो इन लेखक कुटीर में रहें, कुटीर बनाई, उन कुटीर में वो स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक रहें जीवन के अंतिम क्षण तक, वो अंतिम श्वास तक वो लिखते रहें, क्योंकि वो देश की संपत्ति हैं, भावी पीढ़ी और मानवता के लिए वरदान हैं। तो ऐसे लेखकों के लिए ये लेखक कुटीर हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, और एक अतिथि लेखक गृह भी बनाया है कि जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, क्योंकि प्रतिभा तो सभी जगह है, छटपटाहट तो हर जगह है, कोई किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो। वो यदि उसको लगता है कि उसको लिखना था, परिवेश नहीं मिल रहा है, छटपटा रहा है, तो ऐसे लोग इस लेखक गाँव में आकर वो 15 दिन में अपनी किताब पूरा करें, 1 महीना रहें, 2 महीना रहें, 10 दिन रहें, कितने दिन रहना चाहते हैं, ये समय-समय पर आएँ। तो वो उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म, एक रचना का एक छोटा-सा ऐसा मंच मिले, जहाँ उनको लगेगा नहीं, जब मेरे मन में कभी आएगा तो मैं लेखक गाँव जाकर इसको लिखना चाहूँगा, इसको पूरा करूँगा या नया कुछ लिखना चाहूँगा। तो नवोदित लेखकों के लिए भी है, एक नई श्रृंखला भी पैदा करेंगे। छोटे-छोटे बच्चों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोई विज्ञान पर लिखेगा, कोई संस्कृत पर लिखेगा, कोई पर्यावरण पर लिखेगा, कोई प्रकृति पर लिखेगा। ठीक, उसके मन में क्या चल रहा है, कोई अच्छी कलाकार कृति करेगा। तो कला और संस्कृति और साहित्य, इन तीनों का ये कैसे करके एक समागम हो सकता है, ये एक ऐसा स्थान हो सकता है रचना का, ऐसा गंतव्य स्थान हो सकता है, जब इस तरीके की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इस तरीके की जो मनस्थितियाँ हैं, वो जो छटपटाहट है अंदर से, जो लोगों के विचार बाहर आने के लिए अ, छटपटा रहे हैं, उनको शब्दों का रूप मिल सके यहाँ। तो ऐसी वो कोशिश है हमारी कि नई पीढ़ी, नए लेखक तैयार हों, और जो पुराने लेखक हैं या जो कुछ नए लिखना चाहते हैं, उनके सामने परिस्थिति है। तो वो आएँ, उनके लिए एक ऐसा गंतव्य ये बने। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया होता है, नीचे से उठ कर के आते हैं। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं, जिन्होंने हर चीज़ को देखा है, हर चीज़ को महसूस किया है। मेरे से अक्सर लोग बोलते हैं, अब राजनीति में चौबीसों घंटे, और तो ऐसे करके आपकी कहानियाँ हैं, इतने उपन्यास हैं, ये थे हैं। 100 से अधिक आपने लिखे। तो उनको आश्चर्य होता है, तो राजनीति में कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको कहा कि यदि राजनीति में नहीं होता मैं, तो शायद इतना नहीं लिख पाता। क्योंकि यहाँ तो सुबह से लेकर के और रात तक हर व्यक्ति एक कहानी के, एक उपन्यास के रूप में है। जितनी समस्याएँ बिखरी रहती हैं, सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं, और रात तो आपके आप हैं कि 1-2 घंटा आप सोना चाहते हैं कि नहीं सोना चाहते। तो वो जो बिखरी समस्याएँ, हर व्यक्ति की का अलग कहानी है, कठिनाई है। तो जो चीज़ दिख रही है, जिससे हम झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिससे निपट रहे हैं, उन सब चीज़ों को मैंने समेटने की कोशिश भर की है। तो उस पीड़ा को कहानी के रूप में, उस पीड़ा को कभी गीत के रूप में, उसको चाहे कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में, उसको मैंने बचाने की कोशिश की है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ तो ऐसा हो कि हाँ, इन परिस्थितियों में मार्ग निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने पाठकों को चौराहे पर ना छोड़ूँ। उसको कहीं न कहीं उसके संघर्षों की जो पराकाष्ठा है, उसमें निर्माण की वो शक्ति हो, जब कोई हताश और निराश ना हो, और विषम परिस्थितियों में वो खड़े होकर आगे बढ़ने की उसमें जिजीविषा हो। उसको लगे कि नहीं, यदि इन परिस्थितियों में ये वो उस कहानी में ये पात्र ऐसा कर सकता है, उस उपन्यास का ये ऐसा हो सकता है, उस कविता में ये ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो ये मेरी कोशिश रही है, क्योंकि मेरी जो लंबी यात्रा रही है, मुझे लगा कि मैं निराशा का भाव क्यों? मैंने संघर्ष किया, मैं उन परिस्थितियों से जूझा, और जो मैंने सोचा, वो मैंने
पाने की कोशिश की और वो मुझको मिला। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि मेरी रचना में निराशा ना आए। निराश तो वैसे तमाम हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आशा और निराशा है। हर हर जगह संकट है। लेकिन जैसे एक बार मैंने एक कविता जब निराश भाव था, तो कभी लिखी मैंने वो कविता कि हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ, यहाँ तो तुम्हारे हित में नहीं है। अब तक सुना था मानो यहाँ है, मुझे तो कहीं भी दिखता नहीं है। बहुत हो चुका अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। उसके आगे की पंक्तियों में था कि आ, सोचा था कोई मिलेगा कहीं, ढूंढते ढूंढते सांझ पड़ने लगी है, पत्तियों के सहारे भी रहना कहाँ, अब तो डालों से पत्ती भी झड़ने लगी है। बहुत हो चुका अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। तो मेरी इस रचना में जब आई तो मैं रात भर ये सोचता रहा मैं इस संग्रह में इसको दूं या नहीं दूं। अंत में जो मेरे अंदर जो अंतर द्वंद था उसने ये कहा कि नहीं, ये रचना नहीं जानी चाहिए। इसलिए नहीं जानी चाहिए कि हर व्यक्ति समस्याओं का मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि वो बचने की कोशिश करेगा। और मेरी ये रचना लोगों को आगे बढ़ने के बजाय अ, उनको भटकाव पैदा करेगी और उनमें संघर्ष करने के बजाय वो अ, भागेंगे, समस्याओं का मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन मैंने इसको 15 साल के बाद जब मुझे अचानक वो रचना मिली और मुझे लगा कि 15-20 साल के उस संघर्ष के बाद मैंने उसको का सोचा कि नहीं इसको छपना चाहिए, लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए। पर जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा ना, हम साथ तेरे किसी ने कहा ना, अब हित होए अनहित यहीं पर रहूँगा, दर्द चाहे वो जितने वो सारे सहूँगा, निशंक तुमको दुर्मन से लड़ना पड़ेगा, अविरल ही निज दिन तो जलना पड़ेगा, पर जल जल के तुमको नया एक इतिहास रचना पड़ेगा। यहाँ आकर के मैंने उस रचना को खत्म करी और फिर छपाया। मैंने वो उदाहरण इसलिए दिया ये कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में अपनी आग है, अपनी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हम उसको कुंठा का विषय क्यों बनाएँ? हमने यदि भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ कर के जाना है, तो हम अपनी कुंठाओं को उसको क्यों बाँटें? हम उन समस्याओं का समाधान की दिशा में तो संघर्ष करके उसको किसी मुकाम तक पहुँचाएँ। तो इसलिए मेरे चाहे उपन्यास हैं, मेरी चाहे कहानियाँ हैं और चाहे मेरे गीत हैं, अ, मैंने वो स्वतः स्फूर्त कोई मैंने वो किया ऐसा नहीं है। वो स्वतः स्फूर्त जो चीज़ें ज़िंदगी में होती चली गई हैं, वो फिर वो लेखन शब्दों के माध्यम से बाहर निकले। तो सर जैसे आप भी अच्छे से परिचित होंगे कि आपके दौर में पुराना जो हमारा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया और जब तक आप लिख रहे हैं। लेकिन आज का जो युग है वो डिजिटल युग एक आ गया है। तो अब जो हमारी नई पीढ़ी है वो लिखने से थोड़ा-सा दूर हो रही है, उन्हें हर चीज़ बोलनी है, सुननी है और एआई का टाइम है जैसे। तो इस युग में आकर, डिजिटल दौर में आकर आप लेखक गाँव की बात कर रहे हैं और लेखन पे आप बच्चों को लाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है आज की डेट में। तो आप कैसे देखते हैं इसको? अ, मुझे लगता है कि ये जो सुविधाएँ हैं, ये सुविधाएँ मनुष्य के लिए हैं। पृथ्वी पर चाहे ज्ञान है, विज्ञान है, ये जितनी भी चीज़ें हम करें उसकी केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य माने हार्ड मास का ढाँचा नहीं, वो संवेदना, भावनाएँ। भावनाएँ। तो ये मशीन आपकी ना तो संवेदनाएँ खड़ी कर सकती हैं और ना भावनाएँ नई तैयार कर सकती हैं। आप तो जो निर्देश देंगे उसको कर सकते हैं। निर्देश देने वाले आप हैं। आप क्या हैं? ये मनुष्य क्या है? वो अभी ज़िंदा है कि नहीं है? ज़िंदा माने उसकी भावनाएँ और भावनाएँ से। संवेदनाएँ ज़िंदे होंगे तो ही तो ज़िंदा है। वो कभी लेखक गाँव इसी के लिए है कि वो जो भावनाएँ हैं, वो जो मनुष्य की संवेदनाएँ जिसके कारण वो मनुष्य है, वो संवेदनाएँ खत्म नहीं होनी चाहिए। वो पनपनी चाहिए, वो पल्लवित होनी चाहिए और उसके लिए एक अ, मंच मिलना चाहिए, एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए।
तो इन परिस्थितियों में उसका भी हम उपयोग करेंगे। वैसे तो जब आप लिखती हैं और हाथ से लिखते हैं, तो लिखते-लिखते जो विचार पैदा होते हैं, वो बोलते-बोलते नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप बोलेंगे, वो जो आपके दिमाग में है, वो बोलते चले जाएँगे। लेकिन लिखने में जो नहीं भी था, वो भी जब-जब उन शब्दों को आप लिखते हैं, तब नए-नए चीज़ अंदर से पैदा होती हैं। तो इसको वही महसूस कर सकता है जो लिख रहा होगा। एक तो टाइप करते हुए ये करना, और एक अपने हाथ से आपकी शक्ति उभर रही है, आ रही है। एक शब्द शब्द अ, ये शक्ति है। वो जो शब्द है, जो शक्ति है, उसको अपने हाथ से आप संजोएँगे, तो वो नई शक्ति पैदा करेगा। ये लोगों की आएगी समझ में, आज नहीं तो कल भी आएगा। क्योंकि शब्द ही शक्ति है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शब्द तो आप तक जा रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे शब्द ही तो आप तक मुझको ला रहे हैं। ठीक, तो शब्द शक्ति है। उस शक्ति के साधक हैं। उस शक्ति के साधक यदि व्यवस्थित नहीं रहेंगे, तो अब देखिए, अपने समाज में बोलते हैं, कुछ भी गाली, यदि 1000 लोग बैठे होंगे और किसी ने खड़े होकर के किसी को गाली दे दी, तो सबका नज़र इधर-उधर से उसी आदमी पर आकर के टिक जाएगी। उसने कुछ नहीं, उसने खराब शब्द शब्द बोले, खराब शब्द बोले, और वो सारे 1000 लोगों के बीच जो है, वो खड़ा हो गया, लोगों की दृष्टि में जो है खराब हो गया। तो जो ये शब्द है, इस शब्द के साधक यहाँ रहेंगे, वो एक परिवेश बनाएँगे, नए विचारों का आदान-प्रदान होगा। यहाँ का जो परिवेश है इस लेखक गाँव का, वो देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आएँ, विभिन्न विधाओं के लोग आएँ। वो क्या नया विचार आ रहा है, जो अपने समाज को, मानवता को दे सकते हैं, उन सब के लिए ये आह्वान है, लेखक गाँव। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से इसका शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 25 अक्टूबर को किया, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, यहाँ के राज्यपाल उस कार्यक्रम में थे। उसकी अध्यक्षता स्वयं बहुत ही प्रसिद्ध कवि लेखक प्रसून जोशी जी ने की। आध्यात्म के जो पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ा नाम है, अवधेशानंद जी, उनके सानिध्य में हुआ। लगभग 42 देशों के लेखक, स्वरचिंतक 3 दिन तक लगातार इस लेखक गाँव में रहे, और सुबह 8 बजे से और रात 9 और 10 बजे तक 22 सत्रों में, विभिन्न 22 सत्रों में लगातार विमर्श होता रहा। और जो लोगों का जुड़ाव था, छटपटाहट थी, जो मैंने निकटता से देखा, तो मैं आश्वस्त हूँ कि लोग छटपटा रहे थे। अब उनको उन छटपटाहट को एक ऐसा स्थान, ऐसा गंतव्य मिला है, जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, तो उनको 100 साल पूरे हुए इस 25 दिसंबर को। तो फिर लेखक गाँव के मन में ये आया कि लेखक गाँव उनकी पीड़ा से पैदा हुआ है, तो अटल जी की आत्मा इस पूरे परिसर में रहनी चाहिए, बसनी चाहिए, वैसे भी बसी हुई है। तो उनके एक मूर्ति का अनावरण इस परिसर में हुआ, और ये जहाँ आप बैठी हुई हैं, ये नालंदा पुस्तकालय है। ये नालंदा पुस्तकालय का भी उद्घाटन हुआ, जिस नालंदा पुस्तकालय का लक्ष्य है कि वो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी पुस्तकालय में 10 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी, और जब पूरी दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था, तब तक्षशिला और नालंदा ही विश्वविद्यालय होते थे, जब पूरी दुनिया के लोग अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार विचार, प्रकृति, संस्कृति सीखने के लिए यहाँ आते थे। और उस नालंदा का पुनर्जीवन इस पुस्तकालय के माध्यम से कैसे हो सकता है, इस लेखक गाँव का ये भी अब संकल्प है। तो इस पुस्तकालय का भी उस दिन 25 दिसंबर को उद्घाटन हुआ है, और एक राष्ट्रीय ध्वज जो परिसर में, ऊंचा परिसर में है, उसकी भी स्थापना हुई है। और उसी दिन अटल जी
के जो स्मृति में अटल व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है। तो उस अटल व्याख्यान माला का इसका तो उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल शुक्ल जी ने किया, और उसका जो अटल जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया, और इसका जो पहली व्याख्यान माला का जो पहला वक्तव्य है वो रजत शर्मा जी के द्वारा हुआ, क्योंकि रजत जी को मैंने देखा अटल जी के बहुत निकट थे। लोग उनको अटल जी का मानस पुत्र बोलते थे। तो मैंने जब उनको दूरभाष पर बातचीत की कि लेखक गांव का ऐसा मन है, तो बहुत ही भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मेरे लिए सारी दुनिया के कार्यक्रम एक तरफ है, मैं 25 तारीख को हर हालत में लेखक गांव पहुंचता हूं। तो उन्होंने उस व्याख्यान वाला का पहला व्याख्यान दिया, आप जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छी उन्होंने उनके संस्मरण सुनाए, और बहुत ही भावुक भी हो गए थे वो। तो इस नालंदा पुस्तकालय के ऊपर एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है, लगभग 350 लोगों के बैठने का है। आगे सामने जो है एक एम्पी थिएटर भी है, जिसमें हजारों लोग सामने आ सकते हैं, बड़े कार्यक्रमों को कर सकते हैं। और बाईं तरफ इसके ये अतिथि लेखक है। जैसे लोग आए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए अपने रचनाओं को पूरा कर सकें, और जिन लोगों ने अपने क्षेत्र विशेष में बहुत संघर्ष किया है और नीचे से आकर के संघर्ष करके उन्होंने अपने शिखर को चूमा है, ऐसे उन लोगों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो अपने जीवन की उस कठिन उतार चढ़ाव को लिखें, जिन रास्तों से होकर के वो अपने संघर्ष की शिखर तक पहुंचे। तो उनकी परिवार लोगों के लिए भी और भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए भी उनका संघर्ष निश्चित रूप में प्रेरणा बनेगा कि कोई भी व्यक्ति इन कठिनाइयों से होकर के उस शिखर तक पहुंचा है, तो फिर वो आम व्यक्ति क्यों नहीं पहुंच सकता। तो उसकी कोशिश है कि इसमें लेखक गांव उसका प्रकाशन करेगा। लेखक गांव ने ये संकल्प भी लिया है। तो सामने जैसे जैव विविधता का बड़ा केंद्र है, संजीवनी वाटिका है। अब पीढ़ी को हम प्रकृति के निकट नहीं ला पाए। हमेशा कब होता है जब हम आम आदमी को कहते हैं इसकी प्रकृति ठीक नहीं है। यदि कोई चुपचाप रहता है और बोलना शुरू कर दिया, उसने बहुत बोल रहा है, तो हम कहते हैं ये आज कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। या वो बहुत बोलता है और उस दिन शांत है, तो बोलते कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या है, हर व्यक्ति की प्रकृति है। जब जब वो प्रकृति से हटता है, जब जब हम अपनी प्रकृति के निकट नहीं जाते हैं और प्रकृति से विमुखता विकृति होती है, और विकृति हमेशा विनाश का कारण होती है। प्रकृति संस्कार का कारण होती है, और संस्कार हमेशा सृजन करता है। तो हम नई पीढ़ी को इस प्रकृति के निकट बुलाएंगे। इसलिए 350-400 किस्म के ऐसे दुर्लभ ऐसे पौधे हैं, और वो पौधे पीढ़ी से बात करेंगे। अभी तो उस पर स्कैन करके QR कोड लगाया है, लेकिन निकट भविष्य में वो पौधे बता सकेंगे, पीढ़ी को बात कर सकेंगे। किस पौधे से कौन बात करना चाहता है, वो बताएगा कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ आपके जीवन में। तो यहाँ पर भविष्य में एक हिमालयन म्यूजियम भी बनेगा, जो पूरे हिमालय का दर्शन करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमालय पूरे विश्व का प्रेरणा का केंद्र है, और ये भारत का भाल बोलते हैं इसको। भारत को विश्व गुरु बोलते हैं, और इस हिमालय को भारत का भाल बोलते हैं, माथा बोलते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उस माथा के हम अंग हैं। तो निश्चित हिमालय के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। क्या है हिमालय? आज भी जब पूरी दुनिया का व्यक्ति हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरता है, तब वो इन उत्तराखंड की इस हिमालय की वादियों में आकर के एक नया जीवन लेकर वापस जाता है। तो उसको लगता है कि अब मैं 2010 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहा। उस समय मुझे सौभाग्य मिला
कुंभ को करने का। तो मैंने बहुत निकटता से माँ गंगा की शक्ति का एहसास किया। 110 से भी अधिक देशों के लोग गंगा स्नान के लिए आए थे और उनको लगता था कि बस कैसे करके हम गंगा का एक बार स्पर्श हो जाए। और इसरो और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने अपने सभी सैटेलाइट 14 तारीख को जब सबसे ज़्यादा भीड़ थी, उस दिन के तो 1,66,00,000 लोग थे। इस प्रदेश की आबादी से भी 1.5 गुना ज़्यादा। और उस माँ की कृपा रही है कि मतलब छोटा-सा भी कोई ऐसा हादसा नहीं। तो पूरी दुनिया गंगा के लिए तरसती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वर्ग से भी धरती का पहला स्पर्श माँ गंगा ने इस देवभूमि में किया है। तो हम चाहेंगे कि पीढ़ी इस माँ गंगा से जुड़े, हिमालय से जुड़े। यहाँ की प्रकृति बेशुमार सौंदर्य है। ये धरती का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ आयुर्वेद का जन्मदाता है ये उत्तराखंड। इसको तो आयुषो वेदा आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो आयुर्वेद यहीं से पैदा हुआ है। आप कोटद्वार में रहती हैं ऊपर चरक डांडिया में, हाँ वो आज भी इस बात का साक्षी है कि चरक ऋषि ने वहीं पर चरक संहिता को लिखा और आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे खड़ी है। योग का भी जन्म इसी धरती पर होता है। वेद, पुराण, उपनिषद इसका भी तो जन्म यहीं हुआ। तो मैं अभी देख रहा था कि अब भगवान राम की भी हिमालय की यात्रा होती है। यदि पीछे देखेंगे पांडवों से लेकर के जितने भी ऋषि और मुनि रहे, अब वो आपके कोटद्वार के पास है कण्वाश्रम है। कण्वाश्रम। अब वो एक जंगल में पैदा होने वाला बच्चा भरत, वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट शकुंतला की कोख से एक ऋषि के आश्रम में जंगल में पैदा होने वाला। तो यहाँ की जो भव्यता है, दिव्यता है, उसको भी संजो कर के ये लेखक गाँव चलेगा और पूरी दुनिया में सबका आह्वान करेगा रचनाशील लोगों का कि वो आएँ और हम मिल कर के कैसे इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, जैसे अभी आप अपनी बातों में आपने अपने वक्तव्य में भी बोला है कि हिमालय दर्शन हो गया, गंगा यहाँ पर है और आपने लिखा गाँव जो है। तो मेरे मन में एक अभी बात एक उठकर आई है कि जैसे आपका गृह जनपद जो है वो पौड़ी रहा है। तो फिर लेखक गाँव का अगर आप परिकल्पना आपकी जो थी, वो पौड़ी में जाकर भी तो आप बना सकते थे। फिर पौड़ी या अपने गृह जनपद को ना चुनकर आपने देहरादून में चुना, इसके पीछे क्या कारण था? देहरादून अभी नहीं है और गृह जनपद का भी वैसे तो मेरे लिए पूरा देश एक है। अ, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी काम किया तो पूरा प्रदेश मेरा एक है। मैं पूरी दुनिया में मैं मुझे मेरे साहित्य को लगभग 60-65 देश वो करते हैं तो उस साहित्य की दृष्टि से दुनिया का एक परिवार है। जी। लेकिन देहरादून अ, में इसलिए किया कि यदि देश और दुनिया का कोई व्यक्ति आना चाहता है तब व्यक्ति के पास समय बहुत कम है क्योंकि सब लोग अपने अपने संघर्षों में अपना अपना स्थान बनाते हैं। सभी अ, एक तरफा लेखक भी है तो उसको दूर जाने में जो 3-4 घंटा लगेगा उसकी पूर्ति वो कहेगा छोड़ो। तो उस दृष्टि से ये ये एक ऐसा स्थान है जो पूरे देश का भी केंद्र है और पूरी दुनिया का भी है, जिसको वक्त भी कम है। यहाँ गंगा पास में है, हिमालय पास में है, यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार दोनों पास में है। उसको आए कहीं से तो वो एयरपोर्ट से भी आ सकता है। यदि उसके पास कुछ ही घंटे हैं और वो लेखक गाँव में आकर के 2 दिन भी रहना चाहता है तो वो आकर के अपनी चीज़ों को पूरा कर सकता है। तो उस दृष्टि से भी ये स्थान उसके लिए सबसे उपयुक्त है कि पहाड़ का पहाड़ है। ये ऊपर पहाड़ आपने देखा कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ पर बसा है और इसकी सुगंध दूर तक जाएगी, ऐसे हमारी कोशिश है। लेकिन मैं गाँव में जाता हूँ, मेरा आज पिलानी जो गाँव है, मैंने अपना घर आज तक भी जिस घर में मैं जन्मा हूँ,
जहाँ मैं पैदा हूँ वो आज भी पठाल का घर, वो आज भी मेरे लिए उससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। इसलिए मैं हम लोग लगातार गाँव जाते हैं। अपना घर भी और नया एक उसके स्थान पर एक और भी उसको तो यथावत रखा है। तो गाँव तो हमारा अपना मंदिर है वो, हमारी जन्मस्थली है और मैं सभी लोगों को ज़रूर आह्वान करूँगा कि वो आएँ और गाँव को न छोड़ें, आज नहीं तो कल भी गाँव का जो अपना भव्यता है, दिव्यता है, जो आत्मीयता है, जो संबंध है, संपर्क है, जो आचार है, विचार है, संस्कार है, वो गाँव में ही ज़िंदे रहेंगे। तो लोग जब आपने देखा कि गाँव में जब एकजुटता कितनी होती है। देखिए शहरों में जो कॉलोनियाँ बड़ी-बड़ी हुई हैं, अगल का घर अगल का बगल का एक-दूसरे को परिचित नहीं है। तो गाँव की जो परंपराएँ हैं, वो आज भी सब लोगों को एक जोड़ कर के रखती हैं और उसकी ज़रूरत भी है। वही मैं आपके अभी वक्तव्य से मुझे ये एक अचानक से एक ध्यान आया कि आपने हिमालय दर्शन की बात की और पौड़ी से सुंदर मुझे लगता है मतलब बहुत सुंदर हमारा हिमालय है, पौड़ी से दर्शन होता है, चौखंबा सामने दिखता। तो वहीं से एक बात उठकर आई और दूसरा है कि आप उत्तराखंड में विभिन्न पदों पर रहे, आप इतनी बार आप विधायक रहे, फिर आप मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है उत्तराखंड में, तो आप उसके मुखिया भी रहे हमारे प्रदेश के। तब एकदम से मेरे दिमाग में आया कि आपने पौड़ी में जाकर ये क्यों नहीं किया? हाँ, पौड़ी में क बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि एक या तो फिर ऐसा कुछ हो कि आप इस तरह का क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत करेंगे, तो आपके पीछे तो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक आम आदमी की शुरुआत करने से और एक पद पर अगर कोई है, एक वरिष्ठ अगर कोई है, तो वो अगर करे तो मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट भी मिल जाएँगे। करिए ना आप शुरू बिल्कुल, हम सब लोग साथ हैं। मैं तो और पीढ़ी से भी करता हूँ, करो ना शुरू करो। कहीं से तो शुरुआत होगी। केवल भाषण देने से, केवल बड़ी-बड़ी बातों को करने से और केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अभी ये लोगों का फैशन हो गया। जी, जैसे पलायन पर बात करते हैं लोग। बिल्कुल। अपने आप रहते हैं दिल्ली में, जी, रहते हैं देहरादून में, रहते हैं मुंबई में, लेकिन बोलते पलायन हो रहा है। तो ये फैशन हो गया, दूसरों को केवल बताने का। अपनी शुरुआत करनी चाहिए। जिस दिन शुरुआत हो जाएगी उस दिन बोलने की ज़रूरत नहीं। जो लोग निर्माण करता है वो बोलते नहीं है, करते हैं। उसको देख-देख कर के लोग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हैं लोग और जो करना चाहते हैं, कर रहे हैं और अब तो परिवेश बहुत तेज़ी से बन रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के सामने भी अब हिमालय में कोई काम अ, ऊँची हिमालय में काम कर रहे हैं हुँ, आप, तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं? आपका हेतु क्या है? बिल्कुल। अंततोगत्वा हेतु मानव है ना, मनुष्य है। तो उसको उसका भी इन वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं, उनका भी मुकाबला करना है। उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना भी है और अपनी ज़मीन को भी नहीं छोड़ना है। अपनी संस्कृति को साथ रखकर, अपने संस्कारों को साथ रखकर आप आसमान छुओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो सर जैसे भी आपने एक पलायन की बात कर ही ली है, तो मैं उससे भी मतलब क्योंकि हमारा जो प्रदेश है पलायन की मार झेल ही रहा है और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे प्रदेश में कोई है तो पौड़ी जनपद उसमें टॉप में आता है, पौड़ी जनपद से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और हमारे प्रदेश के खुद 5 मुख्यमंत्री जो हैं वो पौड़ी से ही रहे हैं, आप भी उनमें एक हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है कि 25 साल बनने के हो गए हमारे उत्तराखंड को बने और हम आज भी पलायन और आज भी हम इन्हीं बातों पे बात कर रहे हैं? आप मतलब ऐसे पलायन हाँ, किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात मैंने जिस बात को कहा कि लोगों को फैशन हो गया। अभी कुछ देर पहले आप चर्चा कर रही थी जी, कि जब हम लोग बैठे हुए थे, आपने चकबंदी की बात की। 80 के दशक में हम और गणेश सिंह गरीब जी चकबंदी का आंदोलन करते थे पौड़ी में और हमने उस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो उत्तराखंड है, इसमें 70% वन क्षेत्र है। जी, 30% आपकी केवल ज़मीन है, वो भी समतल नहीं। उसी 30% ज़मीन में आपका मकान है, दुकान है, गाँव है, शहर है। आप उस 30% में मेरे पिताजी थे, 4 खेत थे, अब हम 4 भाई हो गए, 4 खेत हो गए, मेरे 2-2
एक-एक, दो-दो बच्चे हो गए, वो आधा खेत का आधा भी नहीं रह गया। बिल्कुल। तो जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ, उन परिस्थितियों पर अध्ययन करके आगे क्या कर सकते हैं? आज के दिनांक में यदि मेरे यहाँ नौजवान पूरी दुनिया को देख सकता है, तो आप गाँव में रोकना चाहते हैं, क्या करेगा उस गाँव में? ठीक है? गाँव के 2 खेत भी नहीं है उसके पास, तो आप कहाँ रोकना चाहते हैं उसको? तो इसलिए यहाँ का जो नियोजन है, वो पर्यटन और तीर्थाटन इन 2 पर निर्भर करेगा। और इसलिए मैंने उस समय भी जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने जो ये वन पंचायतें हैं, जी। उन वन पंचायतों और सशक्त करने की बात की। 12,500 वन पंचायतें। ये पूरे देश का उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसमें संयुक्त प्रबंधन है सरकार और जनता का। और वो वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। दुनिया में पहला उदाहरण है ऐसा। इसलिए गौरा देवी जैसी यहाँ पर हमारी पैदावार सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट हैं। हमारे अनिल जोशी जी तो आपके कोटद्वार से ही हैं। भारती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी तो वो काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? उसका बेहतर नियोजन होना चाहिए। आज हमारे बच्चे, आप उदाहरण के लिए, हमने सैन्य परंपरा दी है यहाँ, ये वीरों की धरती है। आज सेना में जनरल जोशी, जनरल रावत, आप जनरल रावत सहित जितने अब किसी गांव में जाएंगे पत्थर को भी तो वो लुटकाएंगे तो वहाँ भी जनरल कर्नल नजर आएंगे। बिल्कुल। अब उनको कह देते कि नहीं नहीं आपने तो गांव में रहना है। आज हमारे सीडीएस, पहले देश का हमारा सीडीएस बने रावत जी, दूसरे अभी अनिल जो चौहान बने हैं। आज डोभाल जी, वो गिरिडीह के हैं, वो भी पौड़ी के हैं। तो वो गांव में ही रहते तो ठीक है, जो थोड़ा सा 2 4 8 10 लोगों को रोजगार दे देते या अपने परिवार को पाल लेते। लेकिन आज हमारा गौरव है, पाकिस्तान जैसा देश उनके नाम से ही थर्राता है और उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। तो जिनमें प्रतिभा है, क्योंकि इस पहाड़ से निकलने वाली प्रतिभाएं हैं, उनकी लीडरशिप है, वो देश और दुनिया को लीडरशिप देने की ताकत रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया के तमाम देशों में उत्तराखंड के लोग छाए हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको आप रोकेंगे, क्यों रोकना चाहेंगे? हाँ, जो गांव का नियोजन है वो कैसे करके हो सकता है, जहाँ हम बागवानी कर सकते हैं, वो घाटियों को विकसित कर सकते हैं, और वो लगभग हो रहा है। मैं पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा हूँ, और तब और अब राज्य बनने के बाद बहुत अंतर है। पहले लोग कहते थे सड़कें सड़कें जो है नहीं है, अब तो जितनी सड़कें हो गई हैं, लेकिन अब वो सड़कें क्या हैं, सुविधा हो गई है लोगों की। तो जो खेत वाले भी थे वो भी आकर के नीचे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ उपज नहीं हो रही, हमारे नेपाली भाई वहाँ पर उपज कर रहे हैं, तो आप भी तो कर सकते थे। तो एक जो परिवेश है उसको बनाने की ज़रूरत है। और हमें मुझे लगता है कि जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, हर्बल के क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में। तीर्थाटन और पर्यटन, ये 2 चीज़ें, और जड़ी बूटी, 3 ही चीज़ ऐसी हैं जो आपको आपके शिखर तक पहुँचा सकती हैं। और ऐसा नहीं है, आज हरिद्वार का जो सिडकुल है, कुल लाखों लोग काम करते हैं। आज उधम सिंह नगर का जो पंथनगर का सिडकुल है, उसमें लाखों लोग काम करते हैं। आज ये देहरादून का जो ये यहाँ पर फार्मा जो है, वो देश का पहला फार्मासिटी है हुँ। इस तरीके की। तो यदि तब और आप देखेंगे आप, तो बहुत बहुत विकास हुआ है और अच्छा हुआ है। अब ये धीरे-धीरे करके पहाड़ों की ओर किस रूप में, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता है कि पहाड़ की जो अपनी संस्कृति है, वो कुरूप नहीं होनी चाहिए। लोग जाकर के उसको जिस तरीके से वो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो पूरे देश और दुनिया, हमारा जो आज भी अस्तित्व है और जो हमारी अलग पहचान है, वो देवभूमि से है। बिल तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी विकास भी ज़रूरी है, और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हमको मिली है, उसका संरक्षण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है।
सिर्फ जैसे भी आप बता रहे हैं कि जो पलायन है वो ऊपर लोग नहीं रुकते हैं क्योंकि सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। आपने इतने उदाहरण दिए, रावत जी का दिया, जनरल सीडी जो हमारे सीडीएस थे, आपने डोभाल जी का दिया। कहीं न कहीं ये सब बाहर रह के हुआ है। लेकिन अगर हम इसी गति से और हम यही सोच के साथ चलेंगे तो फिर पहाड़ तो एक दिन हमारे आप देखिए, हमेशा देश और आज भारत कहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल, आज पूरी दुनिया का केंद्र बन गया है, बिल्कुल, नए युग की शुरुआत में। तो नए आयाम के साथ बढ़ना ही है किसी को, आप रोक नहीं सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपका काम केवल इतना है कि जो हमारे पास संसाधन है और जो चीज़ें हैं, उसको हम बेहतर क्या कर सकते हैं। अब मैं रोज़ सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं जब पर्वतीय विकास मंत्री था, तब गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से हम ये जो माल्टा है ना माल्टा, उसको खरीदते थे। दूसरी जगह उसका जूस बनाते थे। तो जोशीमठ चमोली जिले के कई ट्रक जब मैंने आंकलन किया कि इतना माल्टा वहाँ से निकाला गया, लेकर के बसों, ट्रकों में भर कर के उसको दूसरी जगह किया। मैंने पूरे विश्लेषण के बाद ये निकाला कि ये तो 1 केजी माल्टा हमारा, वो तो कई गुना ज़्यादा जो है बाज़ार रेट से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो किसानों को जो हम ले रहे हैं, इनको यदि आप केवल पैसा दें, वो माल्टा भी ना लें और केवल पैसा दें तो भी बच रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पर है और उसको कैसे उठाया जा सकता है। क्यों विपणन की अलग व्यवस्था परेशानी है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा जो पर्यटन है और तीर्थाटन है, हम वहाँ पर स्थानीय चीज़ों को क्या उत्पाद कर सकते हैं कि व्यक्ति वहाँ से उठा करके उसको ले करके जाए। जिस चीज़ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी, अब कोई चीज़ उदाहरण के लिए आप वहाँ पैदा कर रहे हैं और वो जो मैदानी क्षेत्र में वहाँ से आकर के माने जोशीमठ में हम किसी चीज़ को पैदा कर रहे हैं और वो हरिद्वार में बेचना है या कल दिल्ली जाना है उसने, तो जोशीमठ से और दिल्ली तक जाने का जो उसका किराया भाड़ा होगा, उसकी क्या स्थिति होगी? तो हमको ये सोचना होगा कि कम स्थान पर, कम मेहनत से, कम संसाधनों से अधिक क्या चीज़ हो सकती है, ताकि उस जो वहाँ का कौशल है, उस कौशल की प्रतिस्पर्धा ये ना हो, वो हमारा पूरा मार्केट हुआ ऐसा कि लोगों में इस चीज़ की कि वो चीज़ लेनी ही ले रही है मार्केट में। तो इसमें है भी, पहले भी था, अभी भी हो रहा है और अभी गुंजाइश है, आगे करना है। सर, इसी इसी बात पर मैं आ रही हूँ, जैसे कि आप जो ये बातें बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर हम देखें कि एक तरफ हम कहते हैं आप तो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े रहे और आपने कहा कि आपका तो सफ़र ही वहीं से शुरू हुआ है। तो उत्तराखंड जो हमारा बना था वो भौगोलिक आधार पर ही बना था कि पहाड़ी राज्य को और प्लेन्स में काफ़ी डिस्टेंस थी। अगर आज भी हमारे पहाड़ में कोई कुछ कर रहा है तो उसे, जैसा आपने अभी बताया अपने वक्तव्य में, कि मार्केट तक लाने पर उसकी कई गुना कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो किसान जो है या जो भी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, जो भी अपना प्रोड्यूस उगा रहा है, वो उगा सकता है। लेकिन बाज़ार व्यवस्था मुझे लगता है कहीं न कहीं इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी आ रही हैं, अभी 25 साल हमारे उत्तराखंड, तो गाँव तक क्यों नहीं हम उस चीज़ को पहुँच पा रहे हैं कि अभी वहाँ मैंने एक उदाहरण दिया ना आपको, वो सरकार ने तो किया जो मैंने जोशीमठ के गोपेश्वर का माल्टे का उदाहरण दिया, पर सरकार ने किया। इसलिए वही मैंने कहा कि आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, जो सरकार पर बोझ ना बने, बल्कि वो जो स्वतः स्फूर्त खड़ा हो करके वो प्रतिस्पर्धा की उसमें आए और उस चीज़ में हमारी जड़ी-बूटी, हमारा तीर्थाटन और पर्यटन 3 महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, या इस तरीके की जैव विविधता जिसकी प्रतिस्पर्धा में केवल हम आगे आ सकते हैं, जिसको दूर का आदमी भी हमारे पास लेने के लिए आ सकता है, उसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि वो हो भी रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। अ, मैं पर्वतीय विकास मंत्री था, तब हमने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊँ मंडल विकास निगम में फूलों की खेती कराने का सुनिश्चित किया। तो पहले हम 25% की छूट देते थे, फिर 50% की छूट देते थे। तो धीरे-धीरे करके प्रवेश बना। अब वो फूलों की खेती बहुत अच्छी हो रही। सदंद जो यहाँ पर केंद्र है, वो जब शुरू में था तो उसका 8-10 करोड़ से हम लोगों ने शुरू किया था। आज 200 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है, 100-200 करोड़ का। जी, तो ये चीज़ें हमको सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। उसके साथ अपनी पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
और तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। अन्यथा क्या है, वो भाषण हो रहे हैं लोगों के, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। वो सुझाव देना क्या हो सकता है और करके दिखाएं कि नहीं ये हो सकता है, नहीं हमने किया है। बिल्कुल। जब आदमी स्वयं उदाहरण बनता है तो उसको बोलने का हक होता है। अन्यथा ये जो, अब मैं उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों का काम ही केवल बोलना है। नहीं सर, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने दुगड्डा से ऊपर एक गाँव पड़ता है उमरेला, वहाँ पर एक अच्छा खासा रिज़ॉर्ट हमने प्रॉपर्टी डेवलप करी। अच्छा, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि परेशानियाँ हर लेवल पर हैं सर, क्योंकि कि जो रह रहे हैं हमने जो रह रहे हैं, तो और जो कर रहा होगा धरातल पर परेशानियाँ तो उसको बोलने वाले जो आप कहते हैं, वो बिल्कुल है। परेशानी कहाँ नहीं है, लेकिन वो बाहर नहीं कहीं मैदान में परेशानी नहीं है क्या? बिल्कुल, दुनिया के हर छोर में परेशानी है। लेकिन यदि आपने उस स्थान पर कुछ बनाया है तो वहाँ अनुरूप है, आज नहीं तो कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्यटक आएगा। बिल पर्यटक को क्या चाहिए, वहाँ की जो चीजें हैं वो खरीदना चाहता है। तो हम लोग, इसीलिए मैंने कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन इन दोनों से जोड़ कर के जो स्थानीय उत्पाद है उसको प्रमोट यदि किया जाए। प्रमोट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब उदाहरण के लिए 4 करोड़ व्यक्ति आ रहे हैं जी, पर्यटन पर या तीर्थाटन पर। अब वो 4 करोड़ व्यक्ति, यदि हमने उस ढंग का प्लानिंग बनाया रिंगाल से, और वो जो कर भी रहे हैं और जा भी रहा है, या उसके प्रसाद से लेकर के 4 करोड़ लोग, यदि एक व्यक्ति 10,000 रुपए भी खर्च करेगा तो कितने बड़ी राशि होती है। तो यहाँ आकर के हमको नियोजन करना पड़ेगा, और अच्छा है नियोजन होगा, हो भी रहा है, लेकिन अब पीढ़ी को और आगे उसको बढ़ाने की जरूरत है। सर इसी से लगा हुआ एक और जो है आजकल आप देख रहे होंगे प्रदेश में भू कानून को लेकर बहुत बातें चल रही हैं, और भू कानून अभी एक हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक भू कानून हमारे सामने एक नया ला के रख भी दिया है। तो आप उसमें देखेंगे 2 जिले जो हैं जहाँ ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे लोग हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे तो उनको बाहर रखा गया है भू कानून से। हमारे नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत ये सब भी बाहर हैं। तो आप ये देखिए कि जो पहाड़ हैं तो बेसिकली भू कानून फिर उन पहाड़ों के लिए ही है जो ऑलरेडी अभी जहाँ पर कोई निवेश नहीं है, जहाँ वाक़ई असुविधाएँ हैं। तो अगर देखेंगे सुविधाओं के लिए एजुकेशन, वही आप देखेंगे तो अपने आर्थिक लाभ के लिए, धन कमाने के लिए जो भी हैं, फिर इन्हीं जगह आएँगे, फिर यहाँ विस्तार होगा और फिर ये सब भी फिर इसी तरीके से, तो कैसे हमारे पहाड़ बचेंगे? नहीं, लेकिन आप दोहरी बात मत बोलिए ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, कि अब ये चीजें 2 जगह जुड़ी हुई हैं। एक तो वो जुड़ी हुई है कि अनावश्यक लोग पहाड़ पर जाकर के बसे नहीं, या उसके जो स्थान है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कम स्थान है। और दूसरी ओर आपने कहा कि व्यवसाय यदि नहीं होगा, बाहर के लोग निवेश नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा। तो ये दोनों चीज बिल्कुल अलग है। पर सर मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्थान कम है। मुझे याद आता है कि 1999 में जब मालपा का प्रकरण हुआ था, और हम और कल्याण सिंह जी फिर वो समय मुख्यमंत्री थे, मैं पर्वतीय विकास मंत्री था। तो हम लोग गए, और जो पिथौरागढ़ के उस घाटी में 8-10 गाँवों को ये था कि नहीं, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। जी, तो हमारे गाँव को यदि 5-10 गाँव को भी आप शिफ्ट करेंगे तो कहाँ कर लेंगे? हमारे कितनी कठिनाई है। इसलिए मैं तो शुरू से इसका पक्षधर हूँ कि अनावश्यक जो यहाँ, जैसे हिमाचल में कानून है, वही होना चाहिए हमारे यहाँ। ये जो ज़मीन है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। ये इसकी संस्कृति से भी जुड़ा सवाल है, इसकी परंपराओं से जुड़ा सवाल है। और इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि भू कानून जो अभी बनाया है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी लागू करें, लेकिन इन मैदानी क्षेत्र के 2 जिलों पर भी ये लागू होना चाहिए। हाँ, औद्योगिक विकास, यदि जैसे अब सिडकुल हरिद्वार जैसे सिडकुल को हम दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते ना। बट सर वहाँ के लिए जो फ़ीज़िबल हो उस पे तो गवर्नमेंट काम कर सकती है, हाँ, करेंगे ना, ताकि खाली नहीं चाहिए। खाली ना हो पहाड़। नहीं, पहाड़ देखिए, पहाड़ खाली होना, दोनों बात अलग है कि यदि सर कहीं न कहीं देखिए, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक-दूसरे से, क्योंकि शिक्षा और रोज़गार ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पहाड़ के लोग चलकर नीचे आते हैं। अब भू कानून ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं फिर ये लिंक आपका क्या सुझाव है कि क्या ऊपर से नीचे ना आए लोग, मेरे हिसाब से क्या तो करना नहीं चाहिए? सर, आप एक चीज़ देखिए,
जैसे हम विधानसभा की ही बात करें, जो हमारा परिसीमन होता है, हरिद्वार में हमारे पास अरे वो राजनीतिक नहीं, मुद्दे नहीं। भी आएँगे, लेकिन पहला भी मैं वही कह रही हूँ कि कहीं न कहीं लोग आके यहाँ विस्तार होता जा रहा है और पहाड़ों में मतलब लोग ही नहीं हैं, इसीलिए तो कम होती जा रही हैं। तो हम उस जनमानस को जो पहाड़ का है, जो रहना भी चाह रहा है, जिसकी पीड़ा भी है, लेकिन वो किसी कारणवश, किसी असुविधा के होते हुए, अपनी परिस्थितियों को ना झेलने के कारण फिर वो आ रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लानिंग क्या किया जा सकता है कि हम उनको वहीं रोक दें और ये सुविधाएँ जो नहीं यहाँ मिल रही हैं, वो वहाँ जाके मिले? ये मेरा कहना है। देखिए, वो तो अभी मैंने उदाहरण दिया ना कि राज्य बनने से पहले पर्वतीय क्षेत्र की क्या स्थिति है और आज क्या स्थिति है। जहाँ पर स्कूल है, स्कूलों में कितने बच्चे हैं? जहाँ सड़क चली गई, बिल्कुल। सड़क और सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, यही तो है ना सुविधा, जी, जी। ठीक है? आप उसको क्या कहेंगे? सिर्फ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम वहाँ पर स्थानीय आधार पर क्या चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सब जगह हो, नहीं, संभव नहीं है, यही ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा लिखे, पढ़े और दूर जाए, बड़ा काम करे। बिल्कुल। उसके लिए काम, माने मेरे पिताजी यदि बोलते कि नहीं गाँव में ही रहना है, ठीक है? कि आप ही के पिताजी बोलते हैं नहीं गाँव से बाहर नहीं जाना है, पढ़ लो लिखो लेकिन इधर कुछ करो, क्या कर लेते आप? तो विषय ये है कि हम केवल काल्पनिक बात ना करें, ज़मीन पर खड़े होकर, लेकिन ज़मीन कहाँ है और किस किस्म की है और वहाँ पर क्या हो सकता है? दूर तक 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए हम कहाँ तक दौड़ सकते हैं? एक व्यक्ति निवेश करेगा, तो वो निवेश उतने में उसको तो मालूम है कि कितनी जनसंख्या वो उधर आएगी। अब यात्रा रोड पर करेगा, तो स्वाभाविक ही है। यात्रा रोड से हट करके हम कहते हैं पर्यटकों ने नहीं ये बहुत सुंदर स्थान है, तुम आओ, तो वहाँ 2-3 दिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन और जो तीसरा है वो जड़ी-बूटी और जो ये दालें हैं या जो चीज़ें, उस कम से कम जगह स्थान हमारे पास बहुत कम है। उसी के अनुरूप हमको ये नियोजन करना पड़ेगा और वो बेहतर हो सकता है। हो भी रहा है और जो 2-3-4 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, वो इस बात को है कि हम लोग जहाँ कर रहे हैं वहाँ रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है और जहाँ कर सकते हैं वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप क्या अच्छा नियोजन हो सकता है, इसकी भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल वही सब मेरा जो कंसर्न है और आपका भी शायद यही होगा कि हमारे जो लोग हैं वो एकदम पहाड़ बिल्कुल ऐसा कुछ हो कि उनको वहाँ पे हम कुछ चीज़ें जैसे एजुकेशन हुआ, रोज़गार सबसे जो महत्वपूर्ण लगता है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि हमारा जो है वो सैनिक प्रदेश है, हमारे यहाँ हर घर से लगभग देखा जाए तो सैनिक है। पौड़ी जनपद तो सबसे आगे है इसमें। लेकिन अभी लोगों के अंदर एक वो अग्निवीर प्रक्रिया को लेकर भी आ गया है कि सैनिक जो बनते थे अब वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो इन सारी देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या हो कि हर व्यक्ति जो है, मैंने तो अपनी बेटी को सेना में भेजा नहीं, वो तो अच्छी बिल्कुल और लोग कहते थे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, इनके बच्चे जो है सेना में जाते नहीं हैं, सेना की बात करते हैं। तो लोगों ने तो अपने बेटों को भेजने में संकोच किया होगा, मैंने अपनी बेटी को भेजा है और मुझे वो बहुत खुश है। मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव महसूस होता है कि वो सेना में जाकर के बहुत खुश है। उसने मॉरिशस जाकर के उस नौकरी को छोड़ा और सेना में आकर के क्या, तो ये देखिए हमारे अ, संस्कार है ये। बिल्कुल। हमारे रगों में देशभक्ति का खून बहता है और इसलिए ये जो क्षेत्र है, ये भूतपूर्व सैनिक, जो मेरी दूसरी चिंता है, जिसको मैं किसी अपने बड़े फोरम पर भी कहने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक रहने चाहिए, उनको पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोनों ही काम होंगे, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये हिमालय की जो बेल्ट है, ये हिमालय की बेल्ट इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिमालय की बेल्ट की सीमा जो है वो, और इस हिमालय बेल्ट के लोग, क्योंकि ये हिमालय के लोग सहज हैं, सरल हैं, उतने प्रखर भी हैं और उतने ही पराकाष्ठा का उनमें पौरुषत्व भी है और वीरत्व भी है। जो इसलिए यहाँ के फ्रंट पर भेजते हैं।
मतलब पहली पंक्ति में उत्तराखंड का नौजवान खड़ा होता है, तो वो उसके साहस का और पौरुष का विषय है। तो पराक्रमी है यहाँ का व्यक्ति, तो वो इस देश की अद्भुत संपत्ति है। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि देश को ये उत्तराखंड सामान्य नहीं है, ये देश के लिए बहुत बड़ी पूँजी है। यहाँ के लोग बड़ी पूँजी हैं, यहाँ के देश की संस्कृति का प्रमाण है ये। ये हिमालय दुनिया के लिए नया जीवन देने का एक बड़ा आयाम है। तो इसलिए ये इसको सामान्य प्रदेश की तरह नहीं देखना चाहिए। सर, आपका जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, तो आपने एक उस समय स्पर्श जो गंगा बोर्ड था उसका आपने उसमें एक अच्छा खासा काम उसमें शुरू किया और अब हमारे पास नमामि गंगे परियोजना आ गई है। बट गंगा को जो निर्मलता, अविरलता और स्वच्छता को लेकर जो आपने शुरुआत की थी तब, वो आज भी वहीं के वहीं है। स्थितियाँ बद से बदतर होती गई हैं, कुछ सुधार उसमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिला। कहाँ कमियाँ रह गई? बहुत काम हुआ है वैसे उसमें, अभी भी लगातार काम हो रहा है। लेकिन मेरे मन में तब ये आया था कि गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई और उसने पहले स्पर्श धरती का उत्तराखंड की में किया, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। और गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक वो तमाम थपेड़े खाने के बाद और तमाम गंदगी को अपने में समाने के बाद भी जो गंगा अपनी पवित्रता नहीं खोती, जिसको माँ कह करके हम पुकारते हैं और जिसका जल अमृत के समान है। वैज्ञानिकों ने भी उस पे विश्लेषण किया है, शोध और अनुसंधान किया और उनको भी लगता है कि जो गंगा का जो निर्मल जल है वो सड़ता नहीं है, अमृत है। तो इसलिए उस समय हमने स्पर्श गंगा एक बोर्ड बनाया और हमारा मन था कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये अभियान चलना चाहिए, लोग जोड़ने चाहिए गंगा से। जी। जो गंगा घाट हैं उस पे लोगों की सरकार नहीं बल्कि लोग स्वतः स्फूर्त आए और उसकी सफाई करें और गंगा में जुड़ने वाले जितने भी जलधाराएं हैं, जो नौले गधेरे हैं, यदि वो भी गंदे रहेंगे तो गंगा कहाँ से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो उनकी भी सुरक्षा, संरक्षण भी और स्वच्छता भी, ये दोनों के अभियान की दृष्टि से हमने स्पर्श गंगा बोर्ड बनाया था। मुझे खुशी है कि स्पर्श गंगा बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया और फिर जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भी क्योंकि हिमालय से उनका बड़ा जुड़ाव लगा और माँ गंगा का तो उनको बहुत आशीर्वाद रहा है, तो उन्होंने नमामि गंगे विभाग पूरे देश के मतलब भारत सरकार में पहली बार नमामि गंगे मंत्रालय बना। ये बड़ी बात है। और उस पे भी बहुत काम हुआ। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, लेकिन ये अनवरत चलने वाली चीजें हैं जो लगातार जिस पे काम होते रहना चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि गंगा में सब जलधाराएं मिलती हैं, तमाम नदियां मिलती हैं और सागर भी मिलता है। सागर के भी पहले गंगा ही आता है, गंगा सागर। तो सागर भी गंगा में समाहित है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी स्पर्श गंगा से जो जुड़े हुए लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोग हर रविवार को पूरी गंगा के तटों पर बिना किसी सरकार के सहयोग के सफाई करते हैं और ये अभियान और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग स्वतःस्फूर्त उसमें जुड़ रहे हैं, काम करते हैं और स्पर्श गंगा के उस अभियान को जारी रखेंगे। चलिए, एक चीज़ और है सर, जब आप केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, तो हमारे श्रीनगर में एक एनआईटी का मुद्दा था कि एनआईटी बनना चाहिए, लेकिन आज भी वो अभी तक उसका प्रॉपर कैंपस नहीं बन पाया है, जो कि मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं ये फ़ील तो होता होगा। असल में जब मैं मुख्यमंत्री था जी। हुँ, आम तब
मैं NIT श्रीनगर में और IIM काशीपुर ये दोनों संस्थानों को यहाँ लाया था। और NIT श्रीनगर में फिर वो जो उसके लिए स्थान चुना था, बीच में उसके बाद शायद 14-15 के आसपास की बात होगी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ऐसे शायद कुछ परिस्थितियाँ बनी कि वो उसको जयपुर शिफ्ट करने की बात आई। तो वो मेरे लिए बहुत दुखद था कि नहीं, ये ठीक नहीं है और बहुत मुश्किल से यहाँ पर, तो वो जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन फिर जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री बना जी। तो मैंने सबसे पहले काम यही किया कि नहीं, जयपुर को इधर यहाँ शिफ्ट करो। फिर बाद में ये आया कि 2010 से लेकर के और 19 तक उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो मुझे याद है कि 900 करोड़ से लगभग 1000 करोड़ की हम लोगों ने उसको स्वीकृति दी। अब उसका काम शुरू हो गया है। उसका फिर उस समय शिलान्यास किया था राज्यपाल जी और हम लोग उस समय गए थे। तो मुझे भरोसा है कि वो NIT बहुत खूबसूरत NIT में होगा और जिस स्थान पर ऊपर सुमाड़ी में वो बन रहा है जी। वो बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है और उस पर काम शुरू हो गया। जल्दी वो पूरा होगा। सर, आपका जो टेन्योर रहा मुख्यमंत्री का, आप फिर शिक्षा मंत्री रहे, कोई ऐसा कार्य जिसने आपको बहुत संतुष्टि दी हो कि ये मैंने, मतलब वैसे तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन एक जिसमें आपको लगा हो कि ये कमेंडेबल मैंने काम कर लिया? नहीं, बहुत बहुत सारे काम हैं। एक मुख्यमंत्री के सामने पूरे राज्य का विज़न होता है और विभिन्न चुनौतियाँ होती हैं। आगे अ, राज्य को किस ढंग से, किस रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक तो धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, इसको हम तेज़ी से बढ़ाया। जी। और दूसरा, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग की हमने कि धरती का स्वर्ग, कहीं दुनिया में कोई बोले कि धरती का स्वर्ग कहाँ है? बोले उत्तराखंड, हिमालय में, भारत में। दूसरा, इसको आयुर्वेद प्रदेश घोषित किया बिल्कुल। कि आयुर्वेद का जन्मदाता है। दूसरा जो है, इसका सारे देशों दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ और उसी तरीके से उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो पर्यावरण की देश से पहली पाठशाला है ये देश की पर्यावरण की, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वो किया। और उसके बाद जो उद्योग और यहाँ के जवानों को जोड़ करके क्या हो सकता है, तो बहुत सारे मिशन थे। आयुष गाँव को दूर दूर कई आयुष गाँव को बसाना, संस्कृत को भी द्वितीय राजभाषा बनाया, देश का पहला है, क्योंकि संस्कृत का भी जन्मदाता है। और जितने वेद पुराण उपनिषद और जितने भी प्राचीन बड़े ग्रंथ हैं उस समय हमारे संस्कृत में जितने भी मुझे लगता है कि यदि हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिकों को देखेंगे तो उन्होंने भी जो काम किया है, वो उस समय में भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत का उत्थान उससे कैसे जुड़ सकता है, ताकि उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो उस भाषा को जानना होगा। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हमने उस समय भी बहुत अच्छे तरीके से, बाकी तो अवस्थापनाओं का विकास और ये तो था ही, लेकिन कुछ जो मूल चीज़ें जो देश को, दुनिया को हम दे सकते हैं नएपन में। और जहाँ तक भारत की शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है, तो मुझे एक तो उसका नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। जी। तो वाह, हमारी समझ में ही नहीं आया और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो उसको हमने शिक्षा मंत्रालय बनाया कि मानव व्यक्ति जो है संसाधन नहीं हो सकता। तो दूसरे में NEP 2020 जो बना है, वो पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगा। लॉर्ड मेकाले के आने के बाद
भारत में उसकी अपनी शिक्षा नीति यदि आई है, कोई लोग कहते हैं 33 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, 34 वर्ष के बाद तो नयापन इसमें आया ही। लेकिन मूलतः आप देखेंगे तो 165 वर्ष के आसपास का वो जो भारत का जो वैभव था, जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में गौरवशाली था और विश्व गुरु कहलाता था, जिसके बारे में कहते थे एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ ही तो सीखते थे। प्रकृति, संस्कृति यहीं से उनको मिलती थी। तो वो जो था उसको अ, पुनर्जीवन कैसे करके मिल सकता है ताकि वही भारत विश्व गुरु भारत जो पूरी दुनिया को अपनी लीडरशिप देता था, वही भारत फिर स्थापित हो सके। तो ये जो NEP 2020 है, ये हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि जहाँ से लॉर्ड मैकाले निकला कैम्ब्रिज से, उसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कहा कि NEP 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। ये बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि है दिल, और पूरी दुनिया के देशों ने, शीर्ष संस्थानों ने उसकी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा काम देश के लिए हुआ। सर, जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, जो नालंदा पुस्तकालय, और जैसे इसकी खूबसूरती, और जैसा आप बता रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि 10 लाख किताबें आप नालंदा विश्वविद्यालय की तरह आप इस पुस्तकालय में भी आप रखने वाले हैं। तो एक चीज़ है सर, जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी नोटिस किया कि हमारे लोगों में, हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी होती है। कहीं ना कहीं प्रकाशन वाला जो खर्चे हैं वो नहीं वहन कर पाते हैं। तो उसके लिए भी आपने इस लेखक गांव में उनके लिए कुछ रखा है? ये जो नालंदा पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय शोध और अनुसंधान केंद्र बनने का, अच्छा। इसमें शोध भी होंगे और पुस्तकालय अनुसंधान भी होंगे। लेकिन जो प्रकाशन की आपने बात की है, जो इस लेखक गांव का जो विजन है, वो ये है कि बहुत तमाम ऐसे लेखक, कुछ लोग तो श्रेष्ठ लेखक है, उनके तो अपने प्रकाशक भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पर आकर के लिखना चाहते हैं, उनका यदि उनको लगेगा कि नहीं, लेखक गांव से ही उसका प्रकाशन होना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि लेखक गांव से उसका प्रकाशन करेंगे, एक सीरीज करेंगे। और जो इस लेखक गांव से लगभग दुनिया के 65 देशों के लोग जुड़े हैं, वो 65 देशों में और देश के जो सभी राज्य जुड़े हैं और सभी भाषाओं के लोग जुड़े हैं, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली, असमिया है, मिज़ो है, ये सारे लगभग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 में जितने 22-23 भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के लेखक इधर आते हैं। तो उनमें अनुवाद भी हो और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का भी हो, और हिंदी का विशेष करके, हिंदी को पूरी दुनिया में छाना है, पूरी दुनिया में जाना है और जा रही है। तो उसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के विकास में जो आपका लेखक गांव में क्या भूमिका निभाने वाला है? क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बड़ा आपका जो विजन है इसको लेकर काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड तो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और उत्तराखंड का जो विज़न है, जो उत्तराखंड का मिशन है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो उत्तराखंड का मानस है, जो उत्तराखंड की जैव विविधता है, उत्तराखंड के ताल बुग्याल, जो यहाँ का पर्यटन है, यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसको लेकर के निश्चित रूप में जब भी दुनिया का लेखक इधर आएगा तो उसके निकट ज़रूर जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं हमारी, वो पूरी दुनिया में जाएंगी। सर, भविष्य में आप उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं? उत्तराखंड बहुत अच्छा राज्य है, ये राज्य में बहुत संभावनाएं हैं और उत्तराखंड ने बढ़ना ही बढ़ना है। उत्तराखंड की जो आ, संभावनाएं हैं, मैंने कहा ना कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र के जो राज्य हैं, यदि आज भी देखें अकलुषित तरीके से, तो उत्तराखंड का कोई शान ही नहीं है। अब इसको और
किस ढंग से हमको और अच्छा कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सर जैसे अभी उत्तराखंड को बने हुए हमारे 25 साल हो गए और आप बहुत वृहद भूमिका में आप यहाँ पर रहे हैं, बड़ी-बड़ी भी भूमिकाएँ आपकी रही हैं और आप समाज के उस तबके से लेकर और छोटे से लेके बड़े से बड़े तबके तक आप जुड़े हैं, बड़ा अच्छा आपका अनुभव है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर उत्तराखंड बना था, कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो कमियाँ हैं जिन पे आप ध्यान आकर्षित आपको लगता है कि देखिए, ये विकास क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपने जो अभी कर दिया, कुछ देर बाद आगे और समस्या आएगी और समस्या, तो ये सतत प्रक्रिया है। विकास अब आपको 2000 और 2025 का उत्तराखंड आप देखिए और तब आपको लगेगा कि 2000 में हम कहाँ थे? बिल तभी मैं, क्योंकि मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, यहाँ की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जितना भी है, यदि तब और अब हम देखेंगे तो ज़मीन और आसमान नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको और व्यवस्थित आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये 3 जो राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, सर एक साथ बने ये 3 राज्य। बिल्कुल। इन तीनों राज्यों में भी उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। तो यहाँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको संयोजित करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सर आप खुद की भूमिका कहाँ देखते हैं उत्तराखंड में भविष्य में? ऐ मैं उत्तराखंड में क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, उस पे मैं हमेशा ही अ अ, सोचता भी हूँ और करता भी। थोड़ा मतलब क्या लगता है आपको? आपका क्या भूमिका रहने वाली है अब? मेरी भूमिका, एक और यदि आप उत्तराखंड से। राजनीतिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से देखेंगे, जी, तो वो भूमिका मेरी क्या तय करने वाले होंगे, वो उनका काम है। बिल मुझे तो जिस मोर्चे पर वो खड़ा करते हैं, मेरा काम है उसको काम करना। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत है, हम साहित्य के माध्यम से क्या-क्या कर सकते हैं? हम इस लेखक गाँव के माध्यम से इस राज्य को और क्या सुगंधित कर सकते हैं? हम इस राज्य को लेकर के पूरी दुनिया में कहाँ जा सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उस पे हम सतत कोशिश करते रहेंगे और वही हमारा विज़न भी है। बिल्कुल। सर बहुत समय भी मैंने आपका ले लिया और आप वैसे ही इतने व्यस्त हैं और आपको भी लेखक गाँव को पूरा उसको पहुँचाना है एक उसके शिखर तक जिसे कहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँ आप हमारे जो लोग हैं उत्तराखंड के, हमारा जो युवा है आजकल, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड का युवा, मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उत्तराखंड का युवा पूरे देश के अंदर छाया हुआ है और मेरा ये उनके लिए निवेदन होगा कि हम कहीं भी जाएँ, आसमान को छुएँ लेकिन अपनी ज़मीन ना छोड़ें। बिल्कुल, हम अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपराएँ हैं, वो हमारा जीवन है, वो हमारी पहचान है। हम उसको ना छोड़ें, विपरीत परिस्थितियों में भी उसको ना छोड़ें, उसको बना करके और बचा करके रखें। उसको हमने बनाना भी है, बचाना भी है, बढ़ाना भी है। तो मेरे नौजवानों से ये अपील होगी हमेशा। बिल्कुल। तो सर बहुत समय हो गया, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े। 2-4 पंक्तियाँ आप अपनी पसंद की कोई कविता अगर आप सुनाते हुए हम इसका समापन करें इस सेशन का तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि कविता के उसमें भी हम लोग आए हैं, लेकिन मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति और भारत रत्न अब्दुल कलाम जी ने जी, जिस ए वतन तेरे लिए का किया था, उसकी पंक्तियाँ वो अक्सर गुनगुनाते थे अच्छा, और उनको वो अच्छी लगती थी कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है। क्योंकि अभी जंग जारी है, अभी भी है जंग जारी, वेदना खोई नहीं है। अभी क्या है कि जब तक संवेदनाएँ ज़िंदा हैं, तब तक समाधान भी है। बिल्कुल, और उसमें आगे की पंक्ति थी कि क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है। कह रहा हूँ ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि आदमी में
अ, पराकाष्ठा का समर्पण हो तो वो निर्बल नहीं हो सकता। और फिर देश के लिए हम जी रहे हैं, तो कहीं न कहीं केंद्र में हमारा हमारा राष्ट्र है और वो दुनिया के लिए है। क्योंकि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात अभी हमारे देश में अ, जो G20 का सम्मेलन हुआ उसकी थीम ही थी ये, वसुधैव कुटुम्बकम। कुटुम्ब तो पूरी दुनिया को हमने अपना कुटुंब माना है और उसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है। तो ये पूरे विश्व के लिए भी हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी ये देश के बारे में हर क्षण हर पल जीना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की अभिप्सा सब में ही होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातें करके और इतना समय आपने हमें दिया। मेरा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली कि आपसे भेंट हुई। हम बचपन से लेकर और आज तक आपको सिर्फ़ स्क्रीन पर ही देखते थे या मंचों पे देखते थे। आज आपके सामने बैठकर आपसे बातें की, आपने अपने जो विचार हैं वो साझा किए, बड़ा अच्छा लगा। सर बहुत धन्यवाद आपको आपका बहुत शुभकामनाएँ। हमसे जुड़ने का। तो आप थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और शिक्षा मंत्री भी आप रहे हैं और अभी देहरादून के थानो क्षेत्र में आपने एक बहुत ही अच्छा जो एक नया कार्य शुरू किया है और इस डिजिटल युग में आप लेखक गाँव की बात सोचते हैं, लेखक गाँव को लेकर आप आ रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी आप सभी लोगों से, आप एक बार यहाँ पर विज़िट अवश्य करें और देखिए कि उत्तराखंड में ये भी हो सकता है। लेखकों के लिए भी कोई सोच रखता है और वो एक लेखक ही कर सकता है। तो साहित्य के क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक सर का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और मेरा मुझे काफ़ी पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी। आप अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।